हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा बच्चों, यूपीएसआई भर्ती 2024 इसके फॉर्म कब आ रहे हैं। फॉर्म आने से पहले बच्चों आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेशर बच्चे भी होते हैं, जिनको ये जरूरत होती है कि सर हमें ये पता लग जाए इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। क्योंकि बच्चों बच्चों यूपीएसआई की भर्ती अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आपको 2 स्टार चाहिए तो इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब हम किसी भर्ती के लिए तैयारी करते हैं तो उसका एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम पैटर्न जानने से भी पहले हमें यह पता होना चाहिए क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसमें एज क्या होती है, एज का क्राइटेरिया क्या है, और नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती में होती है या नहीं होती है। 50% ओवरऑल नंबर लाना, इसका मतलब क्या है। तो इन सारे बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा। और आपको यह बता दूं फॉर्म कब आएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2024 में यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर तक आप ज्वाइनिंग लेटर के साथ ट्रेनिंग पर भी चले जाओगे। ये इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको इस वीडियो के अंत में यह बात पता लग जाएगी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो बेटा एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। और जो पेपर होगा ऑनलाइन उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 घंटे की होती है। 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल 160 क्वेश्चन। और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, इसलिए बेटा 160 क्वेश्चन आपके 400 मार्क्स के होते हैं। तो आपकी जो मेरिट बनती है वो 400 मार्क्स में से बनती है। तो 160 क्वेश्चनों में से हमें कितने क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे जिससे हम 2024 में यूपीएससी का पेपर क्वालिफाई कर पाए, तो यह भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो हमारे थंबनेल में ये स्टार्टिंग में लगा हुआ था, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो प्यारे बच्चों इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। नो नेगेटिव मार्किंग। अब आप कहोगे सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर ऐसी क्या चीज है जो नेगेटिव मार्किंग से भी बड़ी चीज हो। तो वो है बेटा कि इसमें आपको हर सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर लाने होंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है। आपने सोचा सर मेरी रीजनिंग अच्छी है, मेरी जीके जीएस भी ठीक है, हिंदी भी अच्छी है, मैथ थोड़ा कमजोर है। और अगर मैथ में आप 35 नंबर नहीं ला पाते हो, 35% स्कोर नहीं कर पाते हो, तो बेटा आपकी कॉपी जांची ही नहीं जाएगी, आपको फेल मान लिया जाएगा। चाहे आप तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता है। तो इसलिए बच्चों आपको हर सब्जेक्ट में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये भी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका एक सब्जेक्ट में 35% स्कोर होना ही चाहिए। पहले तो 50% था, अब इसको कम कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब कह रहा ओवरऑल 50% होना चाहिए, मतलब अगर 400 मार्क्स हैं तो चारों सब्जेक्ट में मिलाकर 200% मार्क्स आपके 400 में से 200 मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपकी कॉपी आगे जांची जाएगी। अगर 198 क्वेश्चन आप 198 मार्क्स आप लेके आ रहे हो तो आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी, आपको फेल मान लिया जाएगा। जो कट ऑफ मेरिट बनेगी उनकी बनेगी जो 200 से ऊपर स्कोर करेंगे, 400 में से 200 से नीचे वालों को फेल करके बाहर कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इसलिए यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो आपको हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना है और ओवरऑल आपको 400 मार्क्स में से 200 क्वेश्चन आने, मतलब 160 क्वेश्चनों में से आपको 80 क्वेश्चन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ठीक करने होंगे। 80 क्वेश्चन कम से कम, 80 क्वेश्चन से एक नंबर भी कम हो गया तो आपको फेल मान के बाहर कर दिया जाएगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। कट ऑफ जो बनाई जाएगी वो उन्हीं बच्चों की बनाई जाएगी जिनके नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन ठीक होंगे या 200 क्वेश्चन से ऊपर ठीक होंगे। ठीक है भाई। तो ये चीज आपको बता दी बेटा। इसमें 3 सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सिर्फ एक बार आपको रिटन एग्जाम देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू। समझ रहे हो ना, 160 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे में आपको एमसीक्यू को सॉल्व करना है, बस एक पेपर देना है। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, नो इंटरव्यू। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके लिए बच्चों आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग, अब रनिंग कितनी कितने मिनट में करनी है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप चले जाओगे अपनी ट्रेनिंग पर।
ठीक है भाई, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, इसको चेक करते रहिए, जैसे ही फॉर्म आएंगे तो इसी ही वेबसाइट पर आपके फॉर्म आपको मिलेंगे यूपीएसआई के। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी मैंने बात करी थी कि बच्चा जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबल वही होगा जिसकी हाइट जनरल ओबीसी एससी में 168 सेंटीमीटर हो। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है बेटा तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब भी मेजरमेंट होगा तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपकी कम से कम जनरल वाले, ओबीसी वाले और एससी वालों की हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चों, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 79 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और फुलाव, जब फुलाते ना ऐसे चेस्ट को यूं, तो फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर फुलाव के बाद होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी वालों की हाइट को कम रखा गया है, वो 160 सेंटीमीटर है, और इनका फुलाव कितना है बच्चों, कम से कम 77 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 82 फुलाव के बाद होनी चाहिए। ठीक है, अब फीमेल की बात करें बच्चा, तो फीमेल में जनरल, ओबीसी और एससी वालों की जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। लड़कियों की हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एसटी में कोई हाइट लड़की है तो उसका 147 होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात यहां लड़कियों की नहीं की जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे ये बच्चे वो एलिजिबल होंगे जिनकी हाइट ये होगी, जिनकी हाइट कम है बेटा वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा इस यूपीएसआई की भर्ती में। अब बात आती है बच्चों क्वालिफिकेशन की, सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बेटा इसकी भी बात मैं आपसे कर लेता हूं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, इस पर थोड़ी देर में बात बाद में करेंगे। क्वालिफिकेशन ये देख लो कि यूपी पुलिस एसआई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि आपके पास बेटा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री पास होना जरूरी है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे बीटेक करा हो आपने, चाहे बीए करा हो, चाहे बीएससी करा हो, कोई सी भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपने करी हो, चाहे आपके पास बी फार्मा हो, बस ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इससे कोई हायर डिग्री भी है तो वो एलिजिबल है। भाई मान लो किसी ने बीटेक करी, बीटेक के बाद एमटेक कर ली, क्या वो एलिजिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, अभी एज की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर सर एज कितनी होनी चाहिए उसकी भी बात करेंगे। तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आई कि सर फ्रेशर जो बच्चा जो अपियरिंग स्टूडेंट होता है, जिसकी लास्ट ईयर चल रही है, क्या वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। कंप्लीट डिग्री मांगी जाती है बच्चा, कि जब फॉर्म आएंगे तब तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट आउट हो चुका हो। रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो फिर भाई आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। कंप्लीट क्या होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इसके साथ ना यूपीएसआई के साथ ना कुछ फॉर्म फायर ऑफिसर के भी आते हैं, तो इसमें वही बच्चा एप्लीकेबल होगा जिसके पास विज्ञान की स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, जैसे बीटेक वाले बच्चे हो, बीएससी वाले बच्चे हो, जिसके पास साइंस हो ग्रेजुएशन में, वही इस पद के लिए क्या होता है बच्चों, एलिजिबल होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको पता लग गई कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम में क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एज की बात करें बच्चा, तो कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 28 साल होनी चाहिए। और ये बात किसकी की गई है बच्चों, जनरल की बात की गई है, जनरल की। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो वहां बच्चों 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल प्लस। 3 साल का मानो प्लस क्या होता है, 3 साल का आपको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर मैं यही एससी एसटी की बात करता हूं तो एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये चीज हम नहीं कह सकते, मिलता है 100%, ये कंफर्म है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वहां ये क्लियर लिख देते हैं। लेकिन ये कंफर्म है बेटा कि मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 28 साल जनरल वालों की। ये एज फाइनल है यूपीएसआई बनने के लिए। ठीक है, अब बात आएगी सर कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, तो वो बात की बात है बेटा। ठीक है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे आपसे। यहां बोल भी रखा है कि 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है, मतलब छूट दी जाती है 3 साल 5 साल। तो वो नोटिफिकेशन जब आउट होगा तब सारी चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये चीज मैंने बता दी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये आती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर रनिंग हमें कितनी करनी है। तो आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में करना है, किसको, मेल को, और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में करना है, किसको, फीमेल को। ये रनिंग है। एग्जाम जैसे ही आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद रनिंग आपको 28 मिनट में 5 किलोमीटर के आसपास मारनी पड़ेगी, 28 मिनट में। ठीक है जी।
अच्छा, अब देखो बात करें जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी में 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2.5 मार्क्स का है। तो बेटा आप टारगेट लेके चलना कि 40 में से कम आप 35 क्वेश्चन हिंदी में ठीक कर दें, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ये कर सकता है जो एवरेज स्टूडेंट होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों जनरल नॉलेज की, इसमें सबसे ज्यादा आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान से क्वेश्चन बनते हैं। और 40 क्वेश्चन बात करेंगे तो कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे बेटा? संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी के मिलेंगे। तो ये बहुत मेजर पोर्शन होता है, तो संविधान को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो 40 में से आप मान लीजिए अगर 25 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो ये अपने आप में ठीक ठाक अच्छा स्कोर होता है यूपीएसआई के लिए। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रीजनिंग के भी आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आपसे पूछे जाते हैं। जो मेंटल एबिलिटी है ना, मेंटल एबिलिटी, इसका मतलब ही रीजनिंग है। इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, कुछ क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो मान लो 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, तो 8-9 क्वेश्चन तो बड़े आराम से तुम वहीं से कर लोगे नहीं कर लोगे? तो इसीलिए बच्चों आप बड़े आराम से 30-31 क्वेश्चन कर लोगे। 30 से 31 क्वेश्चन ये आपको करने ही करने, कम से कम। मैथ में इतना स्कोर हो गया। अब बात करते हैं बेटा रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 40 में से कितना स्कोर करना चाहिए? क्योंकि इसमें कुछ रीजनिंग ऐसी भी आती है जो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब ये बात तो हमें पता लग गई कि बैंकिंग लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और जब तैयारी कर लेंगे तो बेसिक रीजनिंग तो हमें आती है, और 3 महीने अच्छे से पढ़ लिया। जिसको कुछ नहीं आता है तो वो भी रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, वो बड़े आराम से 35 क्वेश्चन कर सकता है अगर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के, स्मार्ट स्टडी करके पढ़ाई करता है। तो यहां टोटल ओवरऑल कितना स्कोर हो जाएगा बेटा? 35, 35, 70, 100, 125। 125 क्वेश्चन आप कर देना, आपका नंबर आ जाएगा यूपीएससी में। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म कब आ रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, फॉर्म कब आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। फॉर्म कब आ रहे हैं? तो बेटा भर्ती बोर्ड ना बहुत ज्यादा एक्टिव है इस वक्त। भर्ती बोर्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष थे वो विश्वकर्मा जी थे, और विश्वकर्मा जी के टाइम पर भर्ती बहुत ज्यादा डिले होती थी। अब रेणुका मिश्रा को क्या बनाया गया? भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, और वो जो कहती हैं वो करती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार करे हैं कि सारी चीजों को वो रिटन फॉर्म में लेके आई हैं, कि जो हम बच्चों से बोलेंगे वो हमें करना ही करना है। तो इन्होंने अपना एफएक्यू स्टार्ट करा था भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। उन्होंने पहले ही जो बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में जो क्वेश्चंस आते थे, भर्ती कब आएगी, रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट कब आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, इन्होंने पहले ही एफएक्यू में ये क्वेश्चन दे दिए थे, लिखे थे अपने आप खुद से, और उनके आंसर भी करे थे। समझ रहे हो कितनी स्मार्ट लेडी हैं, कितने अच्छे से काम कर रही हैं। तो इन्होंने ये भी बता दिया था कैलेंडर भी जारी करेंगे। तो इसलिए बच्चों, तो सबसे पहले जो यूपी पुलिस में भर्ती होनी थी, वो रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट डिक्लेयर होनी थी, वो इन्होंने कर दी। दूसरे नंबर पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आनी थी, वो भी इन्होंने आउट कर दिया नोटिफिकेशन। और तीसरे नंबर पर आपका यूपीएसआई का नंबर है। तो इन्होंने सारी चीजें, सारा परफॉर्मा तैयार कर लिया है। कभी भी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैन के लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाएंगे बेटा। और जैसे ही जैन के लास्ट तक आपके फॉर्म आ गए बेटा, तो आपको 2 से 3 महीने का समय मिलेगा एग्जाम के लिए। 2 से 3 महीने का समय मिलेगा एग्जाम के लिए। और जो बच्चा यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे कंधों पर इस बार 2 सितारे लगें, तो उस बच्चे को अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी बेटा। क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कम से कम 6 से 7 महीने का समय होना चाहिए अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन लेने के लिए। और सिलेबस ठीक ठाक होता है, मैथ्स को भी पढ़ना होता है, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, आईपीसी, सीआरपीसी, मूलधन, संविधान, सबको हमें अच्छे से पढ़ना है। जब अच्छे से पढ़ना है तो कम से कम हमें 6 से 7 महीने का समय मिलना चाहिए। जिसने पहले से पढ़ रखा है उसको भी, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको भी 6 से 7 महीने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ देने पड़ेंगे, तब जाके उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास 5 से 6 महीने का मोटा मोटा समय है। तो बेटा पढ़ाई करने के लिए आप लग जाइए। अब आप कहोगे सर सेल्फ स्टडी करें या कोई पेड बैच ले लें या यूट्यूब से पढ़ लें, तो बेटा मैं यही कहूंगा कि अभी आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करिए। और यूट्यूब पर अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा कि आप मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स मेरे साथ पढ़ सकते हो इस चैनल पर। क्योंकि मैं करा क्या रहा हूं बेटा कि जितने भी आपके यूपीएसआई के पेपर हुए थे, एक 2017 का हुआ था जो टीसीएस ने कराया था, ठीक है, टीसीएस एक पेपर आउट हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा पेपर हुआ था। फिर यूपीएसआई का 2021 में पेपर हुआ, यूपीएसआई का 2021 वाला जो पेपर था वो जो 9500 प्लस भर्ती थी। तो और यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और 2021 में आपकी एक और भर्ती आई थी यूपी एसआई एएसआई वाली। तो मैं इन सारे पेपरों का निकाल लिए हैं
और सारे पेपर निकालने के बाद मैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को बेसिक टू हाई लेवल अरेंज कर लिए हैं और उनको मैं टॉपिक वाइज एक क्लास में आपको दे रहा हूं। तो परसेंटेज में आपको दे चुका हूं, परसेंटेज की जितने भी यूपीएसआई 2017 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और यूपीएसआई में वो परसेंटेज के मैंने आपको एक क्लास में प्लेलिस्ट बना के दे दिया है। तो मैं परसेंटेज करा चुका हूं एक क्लास में, उसकी नोट्स भी, उसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करवा रखी है, वहां से आपकी नोट्स भी निकाल के पढ़ सकते हो। दूसरे नंबर पर मैंने बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके नोट्स भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। तीसरे पर सीआई कराया है, फिर पार्टनरशिप कराया है। इसी प्रकार मैं पूरी सीरीज आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। बेटा इसको करके चले जाना, अब मैथ में इसको करके भी 30+ स्कोर कर दोगे, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का एक इतिहास रहा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पर ही अपना पेपर बनाती है। ठीक है भाई, तो आप इस सीरीज को देखिए बेटा, तो आपको मैथ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वही सेम पैटर्न पर 7 बजे गौरव सर लेते हैं रीजनिंग की क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर वो सारे वो यूपीएससी के क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है और बच्चा अटक जाता है। तो आप उस क्लास में ना अटकें, इसलिए गौरव सर उन क्वेश्चंस को डेली शाम 7 बजे आपको देते हैं। और सुबह बेटा हमारी किसकी क्लास चल रही है? पॉलिटी की क्लास चल रही है। 3 से 4 क्लास सर पॉलिटी की देंगे, आप इस क्लास को कर लेना, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस स्टडी के साथ बच्चों हम फ्री ऑफ कॉस्ट संजीत भी टीटी चैनल पर पढ़ा रहे हैं। आप इस चैनल से जुड़िए, आपका जब तक यूपीएससी का पेपर होगा तब तक हम आपको ऐसी सीरीज देते रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो कैसी लगी है लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपके लिए वीडियो यूजफुल थी या नहीं थी। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए बच्चों कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, मैं जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी उस टॉपिक पर आपको वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।